हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजी विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे सेंसेशन। हमने ये देखा कि कैसे हमारे सेंस ऑर्गन द्वारा हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, कैसे हमारी आई ईयर से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमने इसमें डिटेल में आई की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में देखा, ईयर की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में देखा, और जो अदर ह्यूमन सेंसेस है जैसे स्मेल या जो नोज सेंस ऑर्गन है उसके बारे में देखा। टेस्ट के बारे में कि कैसे हमारे जो टंग का जो सेंस ऑर्गन है वो कैसे हमें उसे टेस्ट का पता चलता है उसके बारे में जाना। टच और प्रेशर से रिलेटेड जो हमें सेंसेशन फील होती हैं उसको हम कैसे रिसीव करते हैं। काइनेस्थेटिक सिस्टम से जो हमें सेंसेशन मिलती है उसको कैसे रिसीव करते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम से जिसमें कि हम बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने की बात करते हैं, कैसे मूवमेंट होता है, उनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि अवधानिक प्रक्रियाएं मतलब अटेंशनल प्रोसेस। पिछले खंड में हमने कुछ संवेदी प्रकार्यताओं की चर्चा की है जिनके बारे में अभी हमने बात की कि हमने जो सेंस ऑर्गन है या जो सेंसरी प्रोसेस हैं उनके बारे में जाना है, किस प्रकार के उनके टाइप्स होते हैं जो बाह्य जगत और हमारी आंतरिक व्यवस्था से सूचनाएं संग्रह करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो हमारे इंटरनल है, उनसे हम इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अनेक प्रकार के स्टिमुलस या उद्दीपक हमारे ज्ञानेंद्रियों से एक ही समय में टकराते रहते हैं, परंतु हम एक ही साथ सब पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम एक समय में हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं पर हम उन सब पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाते, कुछ विशेष स्टिमुलस पर ही ध्यान देते हैं। उनमें से कुछ पर हम ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, जब आप अपनी क्लास में एंट्री करते हैं तब आपके सामने से अनेक चीज़ें होती हैं, जैसे उसका मतलब गेट है, दीवार है, खिड़की है, दीवार पर जो कुछ पिक्चर्स लगी होती हैं वो है, टेबल है, चेयर है और स्टूडेंट हैं, उनके बैग हैं, पानी की बोतल है, ये सब चीज़ें होती हैं। परंतु इनमें से आप चयनात्मक रूप से एक समय में एक या दो चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, मतलब उनका सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना है, हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं। वह प्रक्रिया जिसके आधार पर उद्दीपक समूह से कुछ उद्दीपकों का चयन किया जाता है उसी को सामान्यतः अवधान कहते हैं, यानी कि अटेंशन कहते हैं। जो चीज़ें हैं मतलब जो भी हम किस आधार पे हम स्टिमुलस है कोई उसको ग्रुप में से किसी विशेष स्टिमुलस पर ध्यान देते हैं या उसका सिलेक्शन करते हैं, किसी भी विशेष स्टिमुलस का सिलेक्शन करना ही अटेंशन होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि चयन के अतिरिक्त अवधान अन्य गुणों मतलब कि जो हम सिलेक्शन तो करते ही हैं उसके साथ में कुछ अलग जैसी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सतर्कता यानी कितनी विजिलेंस के साथ, एकाग्रता मतलब कितनी कंसंट्रेशन के साथ, और खोज यानी कि उसकी सर्च करना से भी रिलेटेड होता है। सतर्कता का आशय व्यक्ति की तत्परता से होता है। जैसे कि मतलब क्या है कि जो सतर्कता है उससे मतलब होता है कि व्यक्ति की तत्परता से होता है कि कितना वो रेडी है, जिससे वह अपने समक्ष आए उद्दीपक का सामना करता है, यानी उसके सामने जो स्टिमुलस आता है उसका वह कैसे सामना करता है। अपने विद्यालय की दौड़ में भाग लेते समय आपने दौड़ प्रारंभ होने वाली रेखा पर प्रतिभागियों को दौड़ने के लिए सीटी बजने की प्रतीक्षा में सतर्क स्थिति में देखा होगा। जैसे कि जब मतलब स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं तो उन्हें रेस लगाने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पे एक मतलब लाइन लगा के खड़े कर दिए जाते हैं बच्चे पर, कब सीटी बजेगी और उसके बाद रेस लगानी शुरू करनी है, तो ये सतर्कता के बारे में बताता है। एक समय में एक समय में कुछ विशेष वस्तुओं के बोध के लिए अन्य वस्तुओं को दृष्टि से बाहर रखते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को एकाग्रता कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ विशेष वस्तुओं के बोध के लिए अन्य वस्तुओं के दृष्टि से बाहर करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को एकाग्रता मतलब कि कंसंट्रेशन, किसी एक ही जगह पे एक ही चीज पे फोकस करना कंसंट्रेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक के भाषण पर ध्यान देते हुए
देते हैं तथा विद्यालय के विभिन्न भागों से आते सभी प्रकार के शोरगुल पर ये ध्यान नहीं देते हैं। जैसे क्लास में क्लास टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो साइड में अदर चीज़ें चल रही होती है, दूसरी क्लास की जो लेक्चर है उनकी भी आवाज़ आ रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं उसकी भी आवाज़ आती रहती है, या साउंड कोई और साउंड आ रहे हैं, तो बच्चे उनको अवॉइड करते हैं और जो क्लास का जो लेक्चर चल रहा है उसी पर फोकस करते हैं, यानी कंसंट्रेशन करते हैं। तो ये है कंसंट्रेशन। खोज एक ऐसी दशा होती है, यानी जो सर्च है वो एक ऐसी दशा होती है जिसमें प्रेक्षक वस्तुओं के समुच्चय में से उसकी कुछ विशिष्ट उपसमुच्चयों पर ध्यान देता है। तो कुछ उसके जो सबसेट होते हैं ना उस पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए जब आप अपने छोटे भाई या बहन को विद्यालय से लेने जाते हैं तो अनेक लड़के लड़कियों में आप मात्र उन्हें ही देखते हैं। इस तरह के क्रियाकलापों के लिए लोगों को कुछ प्रयास करना पड़ता है। इस अर्थ में अवधान जो है वो प्रयास नियंत है, प्रयास नियतन है, इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अवधान का एक केंद्र और एक किनारा होता है, जबकि जो अटेंशन है उसका एक सेंटर होता है और एक उसका कॉर्नर होता है, या किनारा होता है उसका। जब जानकारी का क्षेत्र किसी विशेष वस्तु या घटना पर केंद्रित होता है तब उसे अवधान का केंद्र कहते हैं, या केंद्र बिंदु, यानी फोकस जहाँ किया जाता है वो उसका केंद्र बिंदु हो गया। इसके विपरीत जब वस्तुएं या कोई घटना है उसकी जानकारी के केंद्र से दूरी होती है और किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी मात्र धुंधले रूप से होती है तब उसको अवधान के किनारे पर स्थित कहा जाता है। जब किसी चीज के बारे में पूरी जो है जानकारी नहीं होती, बस कुछ कुछ पता होता है, तो वो हो गया कि उसका किनारा। अवधान को विविध प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक प्रक्रिया उन्मुख विचार से दो प्रकारों में विभाजित करता है। अब आता है दो जो इसके टाइप बताए हैं, वो चयनात्मक और संदर्भित, यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन अटेंशन। अब हम इन दो प्रकार के अटेंशन की मुख्य विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा करेंगे। कभी कभी हम एक ही समय में दो भिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान दे सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग क्रियाकलापों पर ध्यान दे सकते हैं। जब ऐसा होता है तब हम इसे डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं, मतलब कि जब हम एक समय में एक से अधिक काम पर ध्यान दे रहे हैं, दो चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हम मतलब गाड़ी चला रहे हैं, कार ड्राइव करते समय साथ में मैसेज आ रहा था, मैसेज के रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड अटेंशन हो गया। तो इसका एक वो बताया गया है। अपने दैनिक जीवन में हमारा एक ही समय में अनेक चीजों से सामना होता है। आपने कार चलाते हुए लोगों को अपने मित्र से बात करते हुए या मोबाइल फोन पर बात करते हुए या चश्मा लगाते हुए या संगीत सुनते हुए देखा होगा। यदि आप उन्हें निकट से देखें तो पता चलेगा कि वे अन्य क्रियाकलापों की तुलना में कार चलाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यद्यपि अन्य क्रियाकलापों पर भी कुछ ध्यान दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि कुछ निश्चित दशाओं में एक से अधिक क्रियाकलापों पर एक ही समय में ध्यान दिया जा सकता है, यानी कि एक ही समय में एक से अधिक क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जा सकता है। ऐसा बहुत ही अभ्यस्त क्रियाकलापों के संदर्भ में ही संभव होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने मतलब ढंग से गाड़ी चलानी नहीं सीखी और वो उस टाइम मैसेज कर रहा है, मतलब इसमें जो कोई ट्रेंड होते हैं वो ये चीजें कर पाते हैं, क्योंकि वे लगभग ऑटोमेटिक हो जाती है तथा नए अथवा कम अभ्यास जिसकी प्रैक्टिस कम है, जो ट्रेंड नहीं है वो इसकी तुलना में इन पे कम ध्यान की आवश्यकता होती है। स्वचालित प्रक्रमण, स्वचालित प्रक्रमण में जो मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं उसकी तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली ये कि यह बिना किसी अभिप्राय के घटित होता है। दूसरा ये अचेतन रूप से घटित होता है, मतलब कि ये हम जो होता है कि अनकॉन्शियस में चलता रहता है। इसमें विचार प्रक्रियाओं की आवश्यकता अल्प अथवा बिल्कुल नहीं होती, मतलब इसमें जो विचार की जो प्रोसेसिंग है, थॉट की प्रोसेसिंग है, उसकी जो है आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अब हम देखेंगे चयनात्मक अवधान, मतलब कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है। सेलेक्टिव अटेंशन,
सेलेक्टिव अटेंशन का संबंध मुख्यतः अनेक उद्दीपकों में से कुछ सीमित उद्दीपकों अथवा वस्तुओं के चयन से होता है। यानी कोई चीज सेलेक्ट करके उसके ऊपर फोकस करना सेलेक्टिव अटेंशन होता है। हमने पहले ही बताया है कि हमारे पारतक्षिक तंत्र में, यानी कि जो हमारा परसेप्चुअल सिस्टम होता है, उसमें इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए और उनका प्रक्रमण करने के लिए, उनका प्रोसेस करने के लिए कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समय में वे मात्र कुछ उद्दीपकों पर ही ध्यान दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से किन उद्दीपकों का चयन और प्रक्रमण होगा, यानी कौन कौन से जो स्टिमुलस हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उनको प्रोसेसिंग करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपकों के चयन को निर्धारित करने वाले अनेक कारकों का पता लगाया है कि जो हम कोई मतलब स्टिमुलस है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सेलेक्टिव अटेंशन के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। सेलेक्टिव अटेंशन को इफेक्ट करने वाले कई फैक्टर हैं। तो ये सामान्यतः उद्दीपकों की विशेषताओं तथा व्यक्ति की विशेषताओं से रिलेटेड होते हैं। जैसे स्टिमुलस जैसा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, और जो व्यक्ति ने परसीव कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड होता है। इन्हें सामान्यतः बाह्य एवं आंतरिक कारकों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। उद्दीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं। ये जो स्टिमुलस होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। अन्य चीजों के स्थिर होने पर उद्दीपकों के आकार, तीव्रता और गति या अवधान के प्रमुख निर्धारक होते हैं। यानी कि जो स्टिमुलस है उसका क्या साइज है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, या उसकी कितनी मतलब मूवमेंट हो रही है उसमें, ये अटेंशन के मतलब मेन डिटर्मिनेंट्स होते हैं। कोई चीज कितनी बड़ी है, या मतलब साइज उसका कितना बड़ा है या छोटा है, या कितनी मतलब द्युतिमान कितनी ब्राइटनेस है उसमें, या फिर गतिशील उद्दीपक को इसमें मूवमेंट हो रही है स्टिमुलस में, ये हमारे अटेंशन को मतलब जल्दी से वो करते हैं किसी चीज की तरफ। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे अटेंशन में शीघ्रता से आ जाती हैं। जो उद्दीपक नए होते हैं तथा सामान्य रूप से जटिल होते हैं वे भी सरलतापूर्वक हमारे अवधान में आ जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि मनुष्य के फोटोचित्र अन्य निर्जीव वस्तुओं के फोटोचित्रों की तुलना में हमारे ध्यान में शीघ्रता से आ जाते हैं। एक मतलब हम किसी वैसे बर्ड्स की पिक्चर देखते हैं या एक ह्यूमन बीइंग पे फोटोग्राफ देखते हैं, तो उन पे हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है ह्यूमन बीइंग्स पर। इसी प्रकार शाब्दिक कथनों की तुलना में लयबद्ध श्रवण उद्दीपक शीघ्रता से आते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मतलब हमारे सामने लिखी हुई है के शब्दों में लिखी गई है, उसकी तुलना में अगर कोई चीज़ हम एक रिदमिक वे में सुन रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। अवधान के लिए आकस्मिक और तीव्र उद्दीपकों में ध्यान आकर्षण की अद्भुत क्षमता होती है। कोई चीज़ से तुरंत आती है हमारे सामने, कोई भी लाउड नॉइज आ गई तो उस पर ध्यान अचानक चला जाता है। फिर आता है इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जैसे अभिप्रेरणात्मक कारक यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर, और संज्ञानात्मक फैक्टर यानी कॉग्निटिव फैक्टर। तो मोटिवेशन फैक्टर के लिए इसका ये जो है ये हमारी बायोलॉजिकल और सोशल जो नीड होती है उससे रिलेटेड होती है। जैसे जब हम भूखे होते हैं तो भोजन की हल्की सी गंध भी हम सूंघ लेते हैं। जिस विद्यार्थी को परीक्षा देनी होती है परीक्षा न देने वाले विद्यार्थी की तुलना में शिक्षक के भाषण पर अधिक ध्यान देता है। जैसे जो चीज़ हमारी बेसिक है हम उस जैसे कि अगर हमें भूख लगी हुई है और साइड में कोई मतलब हमें जैसे डांस करना भी पसंद है तो साइड में डीजे चल रहा है, तो हम उस डांस की तरफ ध्यान ना देके हमारे सामने अगर खाना आ रहा है तो हम खाने पे ध्यान देंगे, तो वो हमारी बेसिक नीड है। जो इस मतलब सामाजिक आवश्यकताएं हो गई, जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और एक बच्चा जो एग्जाम नहीं दे रहा और टीचर वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, तो जिसने एग्जाम देना है उसे ये लगेगा कि मैं एग्जाम के लिए अगर टीचर के लेक्चर पे ध्यान दूंगा तो वहां से मुझे कोई नॉलेज मिलेगी और मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, तो वो ज़्यादा ध्यान देगा बजाय उसके जो उस बच्चे को एग्जाम नहीं दे। फिर आता है कि कॉग्निटिव फैक्टर, संज्ञानात्मक फैक्टर। इसके अंतर्गत हमारी जो अभिरुचि है
यानी कि हम अभिवृत्ति है या पूर्व विन्यास आदि कारक आते हैं। हमारा कितना किसी चीज़ को लेके इंटरेस्ट है, हमारा एटीट्यूड है, वो फैक्टर आते हैं। वस्तुएँ और घटनाएँ जो कि रुचिकर होती है, यानी जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, व्यक्ति के ध्यान में शीघ्रतापूर्वक आती हैं। जैसे कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो साइड मतलब कहीं क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं और हम वहाँ से मतलब अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा क्योंकि हमारा वो इंटरेस्टेड एरिया है, बजाय इसके कि कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पूर्व विन्यास एक मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है जो एक निश्चित दिशा में कार्य करने को प्रेरित करती है कि हमें किस वे में चलना है कोई कार्य करने के लिए, इस पे ध्यान दिया जाता है। यह तत्परता भी उत्पन्न करती है किसी भी चीज़ के लिए हम कितना रेडी होना है उसके लिए। फिर इसके बाद यह तत्परता भी उत्पन्न करती है जिससे व्यक्ति एक विशेष उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने को उन्मुख होता है और अन्य के प्रति नहीं। हमें एक काम करने के लिए एक लक्ष्य है, हमारा गोल है, उसकी तरफ हमें अग्रसर करती है। फिर आता है कि चयनात्मक अवधान के सिद्धांत, जो हमने देखा कि सेलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी। सेलेक्टिव अटेंशन की जो प्रोसेस की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ। हम इनमें से 3 सिद्धांतों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मतलब कि जो सेलेक्टिव अटेंशन है इसके बारे में जो सर बताया गया कि उसकी में मतलब 3 अलग-अलग से थ्योरीज दी गई। सबसे पहले आता है निस्यंदक सिद्धांत। निस्यंदक सिद्धांत मतलब फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी का विकास ब्रॉडबैंड ने 1956 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक उद्दीपक एक ही साथ हमारे ग्राहियों के पास पहुंचते हैं और गत्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अल्पकालिक स्मृति तंत्र से होते हुए वे चयनात्मक निषेधक के पास पहुंचते हैं जो उनमें से केवल एक उद्दीपक को ही उच्च स्तरीय प्रक्रमण के लिए भेजता है। अन्य उद्दीपकों की छटाई उसी समय हो जाती है। इस तरह हम मात्र उसी एक उद्दीपक को जान पाते हैं जो चयनात्मक निषेधन से होकर जाता है। मतलब कि हम ये बात करेंगे जो ये फिल्टर थ्योरी है, फिल्टर थ्योरी के बारे में ब्रॉडबैंड ने 1956 में बताया। ये एक बोटलनेक सिचुएशन होती है। इसमें ये बताया गया कि जैसे कि कोई मतलब स्टिमुलस आता है हमारे पास बहुत सारे मूविंग थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम में से जब निकलते हैं तो उसमें एक सेलेक्टिव फिल्टर होता है जो सिर्फ एक ही स्टिमुलस को अलाउ करता है आगे जाने के लिए, हायर लेवल की प्रोसेसिंग करने के लिए। ये ओनली एक स्टिमुलस आगे जाता है, बाकी सभी को रोक दिया जाता है। तो ये बताया फिल्टर थ्योरी में। फिर सेकंड थ्योरी की बात की है निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत, यानी कि फिल्टर अटेंटुएशन थ्योरी। इसके बारे में ट्राइजमैन ने 1962 में बताया कि इसको मतलब जो ब्रॉडबैंड की थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करके बताया। इस सिद्धांत के अनुसार जो स्टिमुलस एक विशेष समय में चयनात्मक निषेधन से नहीं जा पाते हैं वे पूर्णतः अवरुद्ध नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे जो फिल्टर थ्योरी में बताया गया है कि एक ही स्टिमुलस आगे जाता है प्रोसेसिंग होने के लिए, बाकी स्टिमुलस वहीं ब्लॉक कर दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि वो जो स्टिमुलस रोके जाते हैं वो पूर्णतः नहीं रोके जाते या उन्हें ब्लॉक नहीं किया जाता। निषेधक मात्र उनकी शक्ति को दुर्बल कर देता है, यानी कि जो उनकी पावर होती है उसको थोड़ा वीक कर दिया जाता है। इसलिए कुछ स्टिमुलस सेलेक्टिव फिल्टर से निकलकर प्रक्रमण के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं कि इनकी हाई लेवल की प्रोसेसिंग होने के लिए आगे चले जाते हैं। यह बताया गया कि व्यक्तिगत रूप से जो सार्थक उद्दीपक होते हैं, यानी जैसे कि सामूहिक भोज में किसी का नाम, जैसे अगर किसी का नाम लेते हैं, वो धीमी ध्वनि होने के बाद भी सुन लिया जाता है। ऐसे उद्दीपक यद्यपि बड़े दुर्बल होते हैं फिर भी कभी कभी चयनात्मक निषेधक से निकलकर अनुक्रिया दे सकते हैं, यानी कि फिल्टर से निकलकर और रिस्पॉन्स कर दिया जाता है। इस फिल्टर अटेंटुएशन थ्योरी में बताया ट्राइजमैन ने 1962 में कि द फिल्टर ओनली अटेंटुएट्स वीकन्स देयर स्ट्रेंथ,
कि जो इसमें फ़िल्टर होके जाता है, तो एक स्टिमुलस तो आगे चला जाता है, तो जो बाकी बचती है इन्फॉर्मेशन उसको ब्लॉक नहीं किया जाता है, स्टिमुलस को ब्लॉक नहीं किया जाता, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को बस थोड़ा-सा कमज़ोर कर दिया जाता है, पर हम उसको भी रिसीव कर लेते हैं, उस पे भी रिएक्ट कर लेते हैं। फिर आता है बहुविधिक सिद्धांत। जो तीसरी थ्योरी बताई है, वो है मल्टीमोड थ्योरी। इसका विकास जॉनसन और हिंज ने 1978 में किया। यह सिद्धांत मानता है कि अवधान एक लचीला तंत्र है, यानी जो अटेंशन है वो काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, जो अन्य उद्दीपकों की तुलना में किसी एक उद्दीपक का चयन 3 अवस्थाओं पर करता है। पहली अवस्था में उद्दीपक का संवेदी प्रतिरूपण, जैसे कि जो चाक्षुष प्रतिमाएं होती है, जो विजुअल चीजें हैं, उससे निर्मित होता है। दूसरी अवस्था में आर्थिक प्रतिरूपण, जैसे वस्तुओं के नाम के बारे में निर्मित होता है, तथा तीसरी अवस्था में संवेदी और आर्थिक प्रतिरूपण हमारी चेतना में प्रवेश करता है, हमारे कॉन्शियस में जाता है। यह भी माना जाता है कि जब संदेशों का चयन अवस्था प्रक्रमण के आधार पर होता है, तो कम मानसिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, और जब संदेशों का चयन अवस्था 3 प्रक्रमण के आधार पर होता है, तो अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। मतलब कि मल्टीमोड थ्योरी जो जॉनसन और हिंज ने 1978 में बताई, इसमें ये बताया कि जो अटेंशन है वो काफी फ्लेक्सिबल है, और जो अन्य स्टिमुलस होते हैं उनकी तुलना में किसी एक स्टिमुलस को सेलेक्ट कर उसके 3 फेज बताई हैं या स्टेज बताई हैं। सबसे पहले जो स्टेज आती है उसमें कोई हम जो स्टिमुलस देखते हैं उसकी सेंसरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कि जो विजुअल इमेज है उसको देखकर कि उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो सेंसरी रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकंड नंबर पे आता है कि इसकी जो नेम, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, तो सिमेंटिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करते हैं। और उसके बाद जो थर्ड फेज आती है, थर्ड स्टेज आती है, उसमें जो सेंसरी और सिमेंटिक दोनों रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हैं, तो उससे मीनिंग निकलता है। तो ये हुआ मल्टीमोड थ्योरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं संदर्भ अटेंशन या सस्टेन्ड अटेंशन। किसी भी स्टिमुलस पर कंटिन्यूअस फोकस करना या ध्यान कंटिन्यू लगाए रखना, वो होता है सस्टेन्ड अटेंशन। जहाँ चयनात्मक अवधान मुख्यतः उद्दीपकों के चयन से संबंधित होता है, यानी कि जब जहाँ हम सेलेक्टिव अटेंशन में जो स्टिमुलस है उसको सेलेक्ट करने से रिलेटेड होते हैं, वहीं सस्टेन अटेंशन का संबंध एकाग्रता से होता है, कंसंट्रेशन से होता है, किसी एक जगह पे फोकस करने से होता है। यह हमारी उस योग्यता से रिलेटेड होता है जिससे हम अपना ध्यान किसी वस्तु अथवा घटना पर देर तक बनाए रखते हैं। इसे सतर्कता भी कहते हैं। कभी कभी लोगों को एक विशेष कार्य पर घंटों तक ध्यान देना पड़ता है। हवाई यातायात नियंत्रक एवं रडार रीडर इस कौशल के उत्तम उदाहरण है। मतलब वे एक जगह फोकस करके रखते हैं, जो भी एरोप्लेन चलाते हैं या फिर जो रडार रीडर करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर सिग्नलों को लगातार देखना और मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में सिग्नलों की प्राप्ति प्रायः पूर्व अनुमान पर निर्भर नहीं होती। हम पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ऐसा चीज रही होगी। हमें उसे कंटिन्यूस पे फोकस करना पड़ता है कि कैसा मौसम है, कैसी सिचुएशन है, आगे से कोई और फ्लाइट आ रही है, कैसा क्या है, तो कंटिन्यू देखते रहना पड़ता है। अगर सिग्नलों की पहचान में कोई त्रुटि होती है तो वो काफी डेंजरस हो सकती है, इसलिए उन स्थितियों में अधिक सतर्कता की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं संदर्भ अवधान को प्रभावित करने वाले फैक्टर, यानी कि जो सस्टेन अटेंशन है इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं इस पर। तो संदर्भ अवधान के कार्य में व्यक्ति के निष्पादन में, यानी कि जो परफॉर्मेंस में अनेक प्रकार के फैक्टर उस पर हेल्प करते हैं या बैरियर बनते हैं। तो संवेदक प्रकार है, जैसे सेंसरी मोडालिटी उनमें से एक है। चाक्षुष उद्दीपक की तुलना में श्रवण संबंधी उद्दीपक होने पर परफॉर्मेंस उत्कृष्ट होता है। तो इसमें आता है पहले उद्दीपकों की स्पष्टता, यानी क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस। दूसरा कारक है तीव्र और देर तक बने रहने वाले उद्दीपक सस्टेन अटेंशन में सहायक होते हैं।
और अधिक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। फिर होता है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। इसका तीसरा फैक्टर होता है, जब उद्दीपक नियमित अंतराल पर प्रकट होते हैं तो अनियमित अंतराल पर प्रकट होने वाले उद्दीपक की तुलना में उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर आता है कि स्पेशल अनसर्टेनिटी, ये फोर्थ फैक्टर है। जब उद्दीपक एक निश्चित स्थान पर प्रकट होता है तो उन पर ठीक से ध्यान दिया जाता है, परंतु जब वे यादृच्छिक या रैंडम सिचुएशन में प्रकट होते हैं तो उन पर ध्यान देना कठिन होता है। अवधान के अनेक व्यवहारिक निहितार्थ होते हैं। कोई व्यक्ति वस्तुओं की कितनी संख्याओं को एक झलक में देखने के बाद ध्यान में रखता है। इसी आधार पर मोटरसाइकिलों और कार के नंबर प्लेट बनाए जाते हैं, जिससे कि यातायात नियमों के भंग होने की स्थिति में यातायात पुलिस इन नंबरों के प्लेट को देख सके। विद्यालयों में बहुत से बच्चे अटेंशन की समस्या से ग्रस्त होते हैं और इससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके बारे में भी एक डिसऑर्डर के लिए बताया गया है। वो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में पाए जाने वाला यह एक अति सामान्य व्यवहार विकार है, यानी कि एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें आवेगशीलता यानी काफी इम्पल्सिविटी, अधिक पेशीय सक्रियता यानी कि जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो होती है, और अटेंशन की अयोग्यता यानी कि जो अटेंशन है वो बहुत कम होती है, इनएबिलिटी होती है अटेंशन की, विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। लड़कियों की तुलना में यह विकार लड़कों में अधिक पाया जाता है। यदि मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं किया जाता तो अटेंशन की कठिनाइयाँ ये एडोलसेंट तक या फिर उसकी जो प्रौढ़ अवस्था है उस तक बनी रहती है। सस्टेन्ड अटेंशन में कठिनाई इस विकार की प्रमुख विशेषता होती है, जो कि बच्चों के अन्य विविध क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे अधिक चित अस्थिर होते हैं, मतलब एक जगह आराम से टिक कर नहीं बैठ पाते, वे अनुदेशों का पालन नहीं करते, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको नहीं मानते और माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये उनके जो समकक्षी जो कलीग्स होते हैं इन्हें भी नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। वे विद्यालय में अच्छा परफॉर्म नहीं करते और विद्यालय में मूल विषय को पढ़ने या सीखने में बुद्धि की न्यूनता न होते हुए भी कठिनाइयों का सामना करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें एडीएचडी हो रखा है तो उसमें इंटेलिजेंस कम है, नहीं, पर उनमें वो इम्पल्सिविटी ज़्यादा है, वो एक जगह कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं लगा पाते, इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अध्ययनों से इस विकार के जैविक आधार का कोई प्रमाण नहीं मिलता, बायोलॉजिकल इसका क्या बेस है उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। यद्यपि विकार का कुछ संबंध आहार संबंधी यानी कुछ भी इसके मतलब फूड से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से है, विशेष रूप से भोजन के रंग के साथ बताया गया है। दूसरी ओर सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कैसे घर का माहौल है या फिर जो उसकी परिवार में जो सब लोग रह रहे हैं उनमें कैसे डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं उसके बारे में, अन्य कारकों की तुलना में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा मिलता है। वर्तमान की जो बात करते हैं सिचुएशन में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के बहुत सारे प्रभाव देखे गए हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के संबंध में एक मत नहीं है, मतलब इसके बारे में कोई एक चीज नहीं बताई गई है कि भाई ये इस वजह से होता है। फिर आता है कि इसके लिए क्रिटेलिन नाम की एक दवाई का अधिक प्रयोग किया जाता है, जो बच्चे की अतिक्रिया यानी कि जो उसकी हाइपर एक्टिविटी होती है और चित्त अस्थिर होने की मात्रा को कम करती है, तथा साथ ही उनके अवधान यानी जो अटेंशन और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखने में हेल्प करती है या इसको बढ़ाती है। यद्यपि यह समस्या का उपचार नहीं करती, ये बस तब तक है जब तक वो मतलब डोज का असर रहता है तब तक बच्चा हाइपर एक्टिविटी नहीं करता। इस प्रकार के नेगेटिव पार्श्व प्रभाव जैसे कि कद एवं भार की सामान्य संवर्धी में दमन के रूप में, मतलब इससे कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ बिहेवियर मैनेजमेंट कार्यक्रम जिसमें कि धनात्मक प्रबलन और सीखने वाली सामग्री और कृतियों की प्रस्तुति ऐसी होती है कि उससे त्रुटियों में कमी आती है और तात्कालिक
प्रति प्राप्ति और सफलता को बढ़ावा मिलता है, बहुत उपयोगी पाए जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का सफलतापूर्वक उपचार कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ अच्छा रहता है। इसमें वांछित व्यवहार यानी कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको रेनफोर्समेंट दिया जाता है। शाब्दिक आत्म अनुदेश यानी विराम लें, चिंतन करें और कार्य करें के उपयोग से ट्रेनिंग से जुड़ा होता है। इस क्रियाविधि के साथ एडीएचडी से जो पीड़ित बच्चे हैं अपना ध्यान कम विरत रखना और सहजता के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। अधिगम जो सापेक्ष रूप से देर तक स्थिर रहता है। क्रियाएं इनकी परसेप्चुअल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, यानी हमारे सेंस के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे पहचान रहे हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या कैसे उसको कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यही हमारा परसेप्शन कहलाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन के परिणाम स्वरूप हम प्रकाश की क्षण दीप्ति अथवा ध्वनि अथवा ग्रहण का अनुभव करते हैं। मतलब कि हमने तो देखा कि हम सेंस ऑर्गन के से स्टिमुलस जो है उसको हम मतलब देखते हैं या सुनते हैं, कैसे भी हम उसको अनुभव करते हैं। तो यह जो प्रारंभिक अनुभव होता है जिसे सेंसेशन कहते हैं, हमें ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करने वाले उद्दीपक की समझ प्रदान नहीं करता। ये जो हमारे साइंस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे स्टिमुलस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। उदाहरण के लिए हमें इससे प्रकाश, ध्वनि और सुगंध के स्रोत के विषय के बारे में जानकारी नहीं मिलती। सेंसरी सिस्टम द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री से अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें इसका पुनः प्रक्रमण करना पड़ता है। जबकि जो हमें अपने सेंसरी सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे कोई मीनिंग बनाने के लिए हमें इसका दोबारा से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ऐसा करने से हमें अपने अधिगम, सम्मति, अभिप्रेरणा, संवेग और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा उद्दीपकों को अर्थवान बनाते हैं। इससे क्या है, जो हमारी लर्निंग है, हमारी मेमोरी है, हमारी मोटिवेशन है, इमोशन है, उससे जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उस पर उद्दीपकों को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई इंफॉर्मेशन की पहचान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसे ही परसेप्शन कहा जाता है। स्टिमुलस अथवा जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी व्याख्या करने में लोग अपने ढंग से उनको रचित करते हैं। इस प्रकार परसेप्शन करना वो बाह्य और आंतरिक जगत में पाए जाने वाली जो वस्तुएं हैं और जो घटनाएं हैं उसकी व्याख्या मात्र नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं की एक रचना भी है। मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस में कुछ सब प्रोसेस भी होते हैं। जैसे कि ये बताया गया है, हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है तो सेंसरी रिसेप्टर के पास जाता है, फिर हम उस पर अटेंशन देते हैं, फिर उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है जिसमें हमारी ब्रेन है वो हमारी लर्निंग पे, हमारी मेमोरी पे जो प्रोसेसिंग होती है और फिर उसमें प्रोसेसिंग होने के बावजूद उसमें बस उसका हम परसेप्शन कर पाते हैं, कि उसका एक मीनिंग निकालते हैं, फिर हम उसको परसीव करते हैं। अब होता है कि प्रत्यक्षण के प्रक्रमण उपागम, यानी कि जो परसेप्शन है उसके क्या क्या उसमें जो प्रोसेस होते हैं, उसकी क्या अप्रोच है, उसके बारे में हम किसी वस्तु की पहचान कैसे करते हैं। क्या हम किसी कुत्ते को इसलिए पहचानते हैं कि हम उसके रोएदार आवरण, उसके चार पैरों, उसकी आंखों, कानों आदि को पहचान पहले कर चुके हैं, अथवा इन अंगों की पहचान हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कुत्ते की पहचान भी की है। यह विचार की जो रिकग्निशन होता है उस प्रोसेस को अंशों से प्रारंभ होती है और जो समग्र प्रत्याविज्ञान का आधार बनाती है, बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है। जब रिकॉग्निशन जो है प्रक्रिया समग्र से प्रारंभ होती है और उसके आधार पर विभिन्न घटकों की पहचान की जाती है तो उसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब कि इसमें दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, एक बॉटम अप प्रोसेसिंग, एक टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो जो बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है इसमें जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है उसके पार्ट से स्टार्ट होकर उसकी जो मतलब एक एज ए होल की तरफ जाते हैं।
पहचान जो इसकी मतलब पार्ट्स की पहचान करते हुए एज ए होल की तरफ जाते हैं, वो होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग। सेकंड आता है कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होल से प्रोसेस स्टार्ट होता है, विच लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। मतलब कि उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उसकी तरफ बाद में जाते हैं, एज ए होल से प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ये होता है टॉप डाउन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब बॉटम अप प्रोसेस है वो परसेप्शन स्टिमुलस के विविध लक्षणों पर बल देता है और प्रत्यक्षण को एक मानसिक रचना की प्रक्रिया मानता है। जो अधोगामी उपागम है यानी कि जो टॉप डाउन प्रोसेस है वो परसेप्शन करने वाले को महत्व देते हैं, कैसे हम कुछ चीज रिसीव कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है उस पर फोकस करता है या उसको इम्पोर्टेंस देता है, तथा परसेप्शन को उद्दीपकों की प्रत्याभिज्ञान यानी कि जो उसका रिकग्निशन है की प्रक्रिया माना जाता है। अध्ययनों से प्रदर्शित होता है कि परसेप्शन में दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और हमें जगत की समझ प्रदान करती है। अब आता है कि प्रत्यक्षण करता जो इसको परसीव कर रहा है, परसीवर जो है मानव जगत मानव जो है बाह्य जगत के उद्दीपकों को मात्र यांत्रिक रूप से अथवा निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने वाले नहीं होते। हमें कुछ भी एनवायरनमेंट में दिखा और हमने ऐसे मैकेनिकल फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया पैसिव फॉर्म में, ऐसे नहीं होता। वे मतलब क्रिएटिव होते हैं और बाह्य जगत को अपने ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी मोटिवेशनल या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो कल्चरल नॉलेज है या उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेमोरी के साथ साथ उसके बिलीव्स, उसके वैल्यूज, उसके एटीट्यूड्स बाह्य जगत को मीनिंगफुल बनाते हैं। उनमें से कुछ जो फैक्टर हैं उसका बारे में अलग से बताया गया है, जैसे कि मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है जो परसीवर है उसकी आवश्यकता और उसकी इच्छा उसके परसेप्शन को अत्यधिक प्रभावित करती है। लोग विभिन्न साधनों या उपायों से अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसा करने का एक तरीका चित्र में वस्तुओं का परसेप्शन ऐसी चीजों के रूप में करना है जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मतलब जिस चीज की जरूरत है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। से परसेप्शन पर भूख के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए गए। जब भूखे लोगों को कुछ अस्पष्ट चित्र दिखाए गए तो पाया गया कि तृप्त लोगों की तुलना में उन्होंने चित्रों को परसेप्शन बहुधा आहार के रूप में किया। जैसे कि जिन लोगों को भूख लग रही है और एक जिन्हें भूख नहीं लग रही, उन्हें कोई डायग्राम दिखाया जाता है तो जिस व्यक्ति को खाने की जरूरत है उस टाइम, उस खाने की नीड है, तो वो उसमें अपने आहार संबंधी चीजें ही ढूंढता है उस पिक्चर में। फिर आता है कि प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन और परसेप्चुअल जिसका विन्यास है वो किसी दी गई स्थिति में हम जिसका प्रत्यक्षण करते हैं, परसेप्शन करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन भी हमारे परसेप्शन पर प्रभाव डालती है। पारतक्षिक अंतरंगताएं अथवा पारतक्षिक सामान्यीकरण, इसको जो जनरलाइजेशन का यह कुछ इस प्रति का द्योतक है कि जब परिणाम यथार्थ रूप से बाह्य वास्तविकता को नहीं दिखाते तब भी हम वही देखते हैं जिसको देखने की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको दूध देने वाला प्रतिदिन लगभग शाम को 5:30 बजे आता है तो किसी और के द्वारा अगर डोरबेल बजाई जाती है तो हमें ये लगता है कि ये मिल्कमैन ही आया है, पहले ही कोई और आया हो। ये हो गया एक्सपेक्टेशन का। फिर आता है कोग्निटिव स्टाइल। कोग्निटिव स्टाइल में का संबंध अपने पर्यावरण के साथ संगत तरीके से व्यवहार करने से है। हम जिस एनवायरनमेंट का परसेप्शन कर रहे हैं उसे यह सार्थक रूप से प्रभावित करती है। अपने पर्यावरण का परसेप्शन करने में लोग डिफरेंट टाइप के कोग्निटिव स्टाइल का यूज करते हैं। अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयुक्त शैली क्षेत्र आश्रित और क्षेत्र अनाश्रित यानी कि फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट कोग्निटिव स्टाइल का यूज करते हैं। क्षेत्र आश्रित यानी फील्ड डिपेंडेंट लोग बाह्य जगत का उसकी होलनेस के रूप में यानी कि समग्रता के रूप में परसीव करते हैं, अर्थात उसको सर्वव्यापी अथवा समग्र यानी होल के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ फील्ड इंडिपेंडेंट लोग बाह्य जगत को उसकी छोटी इकाइयों में डिवाइड करके देखते हैं, इसके एनालिसिस करके देखते हैं, विभेदित ढंग से देखते हैं। जिनको फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं
अब एक ये डायग्राम है। ये अगर एक मतलब दो तरीके के व्यक्ति है, जिसको एक फील्ड डिपेंडेंट है और एक फील्ड इंडिपेंडेंट है। जो फील्ड डिपेंडेंट है वो पूरे डायग्राम को एक साथ परसीव करेगा। जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो मतलब हर छोटी छोटी आकृति को देखेगा, जैसे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे। तो क्या आप चित्र में छिपे त्रिभुज को देख सकते हैं? जैसे कि ये त्रिभुज बने हुए हैं। तो आप इसमें कितना समय लेते हैं? आप अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को देखिए, क्या वे मतलब इस ट्रायंगल को खोजने में कितना समय लेते हैं। जो लोग शीघ्रतापूर्वक खोज लेते हैं उन्हें फील्ड इंडिपेंडेंट, और जो अधिक समय लेते हैं उन्हें फील्ड डिपेंडेंट कहा जाता है। अब इसमें जो कल्चरल बैकग्राउंड है और जो एक्सपीरियंस है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखिए। विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में लोगों का उपलब्ध विविध अनुभव एवं अधिगम के अवसर पर भी उनके परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। चित्र विहीन पर्यावरण से आने वाले लोग चित्रों में वस्तु की पहचान में असफल होते हैं। जैसा उनका बैकग्राउंड होता है, जैसे जिस चीज एनवायरनमेंट में वो चीजें ज्यादा देख रहे हैं और बजाय इसके कि उन्होंने वो चीज कम देखी है तो उसको वो कम परसीव करते हैं। हडसन ने अफ्रीकी प्रयोजों द्वारा चित्रों के परसेप्शन का अध्ययन किया तथा अनेक कठिनाइयों को देखा। बहुत से लोग चित्र में प्रदर्शित वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम नहीं थे, जैसे एंटीलोप स्पीयर। वे चित्रों में दूरी का परसेप्शन करने में भी असफल हुए। उन्होंने चित्रों की गलत व्याख्या की। एस्किमो बर्फ के विविध रूपों में अंतर करने में सक्षम होते हैं और वैसा नहीं कर पाते। ये जैसे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिन लोगों में अलग अलग जगह के जो कल्चर था उसमें। साइबेरियाई क्षेत्र में कुछ आदिवासी समूह रेंडियर की त्वचा के रंगों में भेद कर लेते जो हम नहीं कर पाते। इन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि परसेप्शन के प्रोसेस में प्रत्यक्षणकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर उद्दीपकों का प्रक्रमण एवं व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। इन कारकों के कारण हमारा प्रत्यक्षण न केवल अच्छी प्रकार से परिष्कृत होता है बल्कि अशोधित भी होता है। प्रात्यक्षिक संगठन के सिद्धांत ने प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा चाक्षुष क्षेत्र विविध प्रकार के अंशों जैसे बिंदु, रेखा तथा रंग आदि का एक संग्रह होता है। जब हम अपनी आईज से कई प्रकार की चीजें, जैसे कोई डॉट है, कोई लाइन है या कैसा कलर है, उन सबको कलेक्ट करता है। यद्यपि हम इन अंशों को संगठित, समग्र अथवा पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं। जैसे इन सबको हम एक होल के रूप में देखते हैं कि कोई चीज कैसे बनी हुई है, ना कि उनके पार्ट्स में देखते हैं। उदाहरण के लिए हम साइकिल को एक पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं, न कि विभिन्न भागों की, जैसे उसका सीट अलग है, पहिया अलग है या फिर उसका हैंडल। इसको एक हम होल के रूप में देखते हैं। चाक्षुष क्षेत्र को अर्थयुक्त समग्र के रूप में संगठित करने को आकृति प्रत्यक्षण कहते हैं, यानी फॉर्म परसेप्शन कहते हैं। जो हम होल के रूप में देख रहे हैं उसमें एक फॉर्म होती है, जो इमेज बन रही है, तो वो आकृति प्रत्यक्षण कहलाती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि किसी वस्तु के विभिन्न भाग कैसे एक अर्थयुक्त समग्र में संगठित होते हैं, कैसे उसका मीनिंग बनता है। आप यह भी पूछ सकते हैं कि वे कौन से कारक हैं जो संगठन की इस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये कौन कौन से फैक्टर इसमें शामिल होते हैं, या कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसमें बाधा डालते हैं। अनेक विद्वानों ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, परंतु व्यापक रूप से स्वीकृत उत्तर अनुसंधानकर्ताओं के समूह के द्वारा किया गया है। इस समूह को गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बारे में जिन्होंने बताया है कि हम कैसे कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई वस्तु है उसको परसीव कर रहे हैं, तो वो होल के रूप में परसीव कर रहे हैं। इसके बारे में गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। कोलर, कॉफका एंड वर्दाइमर ये इसके प्रमुख हैं। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा रूप को कहते हैं, ये होल को कहते हैं, एक फॉर्म होती है ये।
गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को विविध अंशों के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक संगठित समग्र के रूप में देखते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड होल के रूप में देखते हैं, जिसका एक निश्चित रूप होता है, यानी कि वो एक फिगर होता है, एक फॉर्म बनी रहती है। इनका विश्वास है कि किसी वस्तु का रूप उसके समग्र में होता है। कुछ चीज हम होल में देखते हैं तभी उसका एक निश्चित रूप होता है, क्योंकि उसके अंशों के योग में से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए बात करें, फूल फूलों के गुच्छों के साथ फूलदान एक समग्र है। अगर हम एक फ्लावर पॉट देखते हैं तो एक फ्लावर पॉट खाली पॉट है और उसमें हम फ्लावर रख देते हैं तो वो फ्लावर पॉट बन जाता है, जिससे कि उसका मीनिंग एक अलग से फ्लावर का और पॉट का रखने से ज्यादा बनता है। जो होल होता है वो हमेशा पार्ट्स के सम से ज्यादा होता है। यह फूलदान की समग्र आकृति है जो कि परिवर्तित हो गई है। फूल के साथ में फूलदान एक समग्र आकृति है तथा बिना फूल के यह दूसरी समग्र आकृति है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमारी प्रमस्तिष्क की प्रक्रियाएं अच्छी आकृति में गुड फिगर या फिर प्रेग्नेंस का परसेप्शन करने के लिए उन्मुख होती है। जो गुड फिगर होता है हम उसे जल्दी परसीव करते हैं, इसलिए प्रत्येक चीज को हम एक संगठित रूप में देखते हैं। आदिम संगठन आकृति भूमि पृथक्करण फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन के रूप में देखते हैं। जब हम किसी सतह पर देखते हैं तो सतह का कुछ भाग बहुत ही क्लियर होता है, एक अलग इकाई एक यूनिट के रूप में दिखाई देता है, जबकि दूसरा भाग नहीं। जो भाग क्लियर दिखाई देता है वो फिगर होता है, और जो चीज उसके पीछे छुपी रहती है जो क्लियर नहीं होती वो होता है उसका ग्राउंड। उदाहरण के लिए जब हम बात करें, जब हम एक पृष्ठ पर एक शब्द अथवा दीवार पर पेंटिंग अथवा आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं तो शब्द पेंटिंग और पक्षी के पृष्ठभूमि से अलग दिखते हैं और आकृति के रूप में उनका परसेप्शन होता है, जबकि पृष्ठ दीवार और आकाश आकृति के पीछे हो जाते हैं और पृष्ठभूमि के रूप में उनका परसेप्शन होता है। जैसे कि ये होल पेज है, इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या है? जो ये अक्षर लिखे हुए ये फिगर है, और बैकग्राउंड में क्या है? जो पेज है, जो व्हाइट कलर का पेज है, इसका बैकग्राउंड बन गया। जो चीज उभर कर सामने आती है वो फिगर होता है, और जो उसके बैक में छिपी हुई रहती है जो आकृति के पीछे होती है वो उसका बैकग्राउंड होता है, तो उसे ग्राउंड बोलते हैं। ऐसे ही ये एक डायग्राम है रूबिन का फूलदान। इसे अगर हम एक तरीके से देखते हैं तो ये हमें फूलदान दिखाई दे रहा है जो कि ग्राउंड में है। उभरी हुई दो आकृति अगर हम इनको देखें तो ये एक दो व्यक्ति के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पूरा इसका चेहरा बना हुआ है, ऐसे चेहरे बनाए दिख रहे हैं। ये इसका फिगर हो गया और ये इसका ग्राउंड हो गया। ये हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है हम क्या परसीव कर रहे हैं। इस अनुभव के परीक्षण के लिए हमने ये डायग्राम देखा। आप या तो आकृति का सफेद भाग देखेंगे जो फूलदान की तरह दिखता है, या आकृति का काला वाला भाग देखेंगे जो दो चेहरों के जैसा दिखता है। निम्न विशेषताओं के आधार पर हम आकृति को भूमि से अलग देखते हैं। ये जो फिगर है उसको कैसे ग्राउंड से अलग देखते हैं। आकृति का एक निश्चित रूप होता है, जबकि पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत रूपहीन होती है। मतलब जो फिगर है उसका एक निश्चित रूप होता है, जबकि बैकग्राउंड है उसका कोई रूप नहीं होता, उसकी कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होती। आकृति अपने पृष्ठभूमि की अपेक्षा अधिक संगठन होती है। जो फिगर होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि जो ग्राउंड है वो काफी लंबा फैला रहता है, उसकी स्ट्रक्चर नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आकृति की एक स्पष्ट परिरेखा होती है, जबकि पृष्ठभूमि परिरेखाहीन होती है, इसकी कोई आउटलाइन नहीं होती है। आकृति पृष्ठभूमि से अलग दिखती है, जबकि पृष्ठभूमि आकृति के पीछे रहती है। जो उभरा हुआ भाग होता है वो फिगर होता है, और जो फिगर के पीछे रहता है वो ग्राउंड होता है। आकृति अधिक स्पष्ट होती है, सीमित तथा अपेक्षाकृत निकट होती है। जो फिगर है वो सामने होता है हमारे, ज्यादा क्लियर होता है, जबकि जो बैकग्राउंड है वो अपेक्षाकृत अस्पष्ट होता है और हमसे काफी दूरी पर दिखाई देता है। ऊपर प्रस्तुत परिचर्चा से पता चलता है कि मानव जाति जगत का एक संगठित समग्र के रूप में देखती है, न कि उसके विविध खंडों में। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने हमें अनेक नियम दिए हैं जो यह बताते हैं कि क्यों और कैसे हमारे चाक्षुष क्षेत्र में उद्दीपक अर्थवान समग्र वस्तु के रूप में संगठित होते हैं। आइए हम इनमें से कुछ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकटता का सिद्धांत।
निकटता का सिद्धांत, निकटता के सिद्धांत मतलब कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी मतलब कोई चीजें आपस में कितने एक दूसरे के साथ साथ में है। जो वस्तुएं किसी स्थान या समय में एक दूसरे के निकट होती हैं, वे एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती है। जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें ये जो डॉट डॉट है तो ये साथ में जैसे लाइन बनी हुई है, तो हम इन दोनों लाइनों को ये साथ में है तो इनको एक साथ परसीव कर रहे हैं। यही है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। फिर आता है, नेक्स्ट बात करते हैं हम समानता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। जिन वस्तुओं में समानता अधिक होती है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे से समान होती हैं, वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती हैं। मतलब कि जैसे ये पूरे में सर्कल सर्कल बना हुआ है और ये स्क्वायर बना हुआ है, तो जो सेम सेम आकृति है हम इनको एक साथ परसीव करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो सिमिलर हैं और जो दूसरे जो उसके सिमिलर नहीं है, तो उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको एक साथ परसीव करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर परसीव एज ए ग्रुप, ग्रुप के रूप में हम इसे परसीव करते हैं। नेक्स्ट आता है निरंतरता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यह सिद्धांत बताता है कि जो वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रस्तुत करती है कोई चीज, तब हम उनका परसेप्शन एक दूसरे से संबंधित के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए बात करें हम, तो जैसे ऐसे ये जो एक लाइन बनी हुई है और एक ये लाइन बनी हुई है, तो एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें चार अलग अलग रेखाएं केंद्र पर यहाँ पे मिल रही है। जैसे इस लाइन को भी हम लाइन समझ सकते हैं, इसको भी, पर हम इसको कंटिन्यूअस मानते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसमें ये होता है कि वे परसीव ऑब्जेक्ट्स एज बिलोंगिंग टुगेदर ऑफ दे अपीयर टू फॉर्म एक कंटिन्यूअस पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है कंटिन्यूअस पैटर्न है, उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लघुता का सिद्धांत, मतलब कि कोई चीज कितनी स्मॉलनेस है, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र कोई चीज छोटी है और एक जो चीज बड़ी पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि ये बड़ा एक डायग्राम है, तो इसमें जो ये छोटे हैं ये ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये चीजें हमें एक फिगर के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे कि वर्ग के अंदर वाले जो काले क्रॉस और सफेद क्रॉस की तुलना में आसानी से दिखाई दे रही है, जो फिगर की तरह हमारे सामने उभर के आ रहे हैं, और जो ये व्हाइट वाले ये बैकग्राउंड के है। तो जो स्मॉलर एरिया होते हैं वो हमें एक फिगर की तरह हम उन्हें परसीव करते हैं, और जो कि बैकग्राउंड है वो जो बिग है वो बैकग्राउंड में परसीव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सममिति का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। इस सिद्धांत के अनुसार असममित पृष्ठभूमि की तुलना में सममित क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब एक सिमेट्री फॉर्म होती है और एक एसिमेट्रिकल। उदाहरण के लिए इसमें जो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें काला क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देती है सममित गुण के कारण, और असममित सफेद क्षेत्र पृष्ठभूमि जैसे ये है। यहाँ पर अगर सिमेट्री है, इसके अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं जिसमें दोनों भाग बने हुए हैं, इक्वल बने हुए हैं, तो हम इसको एक फिगर के रूप में देखेंगे, और इसके पीछे जो ये बैकग्राउंड है ये हो गया। तो जो सिमेट्री एरिया होता है उसको हम एक फिगर के रूप में देखते हैं, और जो मतलब एक एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड होता है उसको बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं, जो एसिमेट्री होती है उसको। नेक्स्ट आता है अविच्छिन्नता का सिद्धांत, मतलब कि जो द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो हमें उसे हम एक आकृति के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए 5.12 की जो प्रतिमा सफेद पृष्ठभूमि में 5 चित्रों के रूप में दिखाई देती है, न कि लिफ्ट के रूप में। यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ इसमें ये बताएगा कि लिफ्ट लिखा हुआ है।
अब इस लिफ्ट को हम कैसे परसीव कर रहे हैं उसकी बात है। यहाँ पे ये ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है पूरा, ऐसे एल, फिर यहाँ पे आई हो गया ऐसे, और ये एफ और पी, लिफ्ट बना हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट, पूर्ति का सिद्धांत, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। उद्दीपन में जो लुप्त अंश होता है उसे हम भर लेते हैं, मतलब जब हम कोई स्टिमुलस देखते हैं तो उसमें कोई चीज गायब होती है तो हम उसको खुद फिल कर लेते हैं, तथा वस्तुओं का परसेप्शन उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि होल के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये मतलब फिल नहीं हो रखा, यहाँ पे खाली जगह, तो हम इसको खुद फिल कर लेते हैं और इसे ट्राइंगल एंगल के रूप में परसीव करते हैं कि ट्राइंगल, जबकि ये डायग्राम मतलब कंप्लीट नहीं बना हुआ है। स्थान, गहनता तथा दूरी परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन ऑफ स्पेस, डिस्टेंस एंड डेप्थ, कि कैसे कोई स्थान है, उसकी कितनी गहनता है और उसके जो डिस्टेंस है उसको कैसे परसीव करते हैं। जिस चाक्षुष क्षेत्र या सतह पर वस्तुएं रहती हैं, गतिशील होती हैं अथवा रखी जा सकती हैं, उसे स्थान कहते हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं वह तीन विमाओं से संगठित होता है। हम विभिन्न वस्तुओं के मात्र स्थानिक लक्षणों, जैसे उसका साइज या उसका जो क्या फॉर्म है या उसकी जो डायरेक्शन है, कोई नहीं देखते, बल्कि उस स्थान में पाई जाने वाली वस्तु के बीच की दूरी को भी देखते हैं कि उन दोनों वस्तुओं के बीच में कितनी डिस्टेंस है, जहाँ से हम देख रहे हैं और जहाँ हम देख रहे हैं उसमें। यद्यपि हमारे रेटिना पर वस्तु की प्रक्षेपित प्रतिमाएं समतल तथा द्विमीय बनती हैं, इनकी बाई डायमेंशनल बनती हैं, जैसे कि कोई चीज़ हमारे लेफ्ट है, राइट है, या ऊपर है या नीचे है, परंतु हम स्थान में तीन डायमेंशन या 3D का परसेप्शन करते हैं। ऐसा क्यों घटित होता है? यह इसलिए संभव हो पाता है कि हम द्विविम दृष्टिपटल या दृष्टि को त्रिविमीय, जो 2D इमेज होती है उसको हम 3D के रूप में स्थानांतरित करने में समर्थ होते हैं। जगत को 3D से देखने की प्रक्रिया को दूरी अथवा गहनता का परसेप्शन कहते हैं। गहनता परसेप्शन हमारे दैनंदिन जीवन में महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जब हमारी गाड़ी चलाते हैं तब हम गहराई का उपयोग निकट आती हुई गाड़ी की दूरी जानने के लिए करते हैं। जब हम सड़क पर जैसे हम क्या है कि गाड़ी चला रहे हैं और जब मिरर में देख रहे हैं पीछे से गाड़ी, तो हम कितनी दूरी है हमारे उससे, तो वो हम उसमें देख के उसको परसीव करते हैं। जब हम सड़क पर टहलते हुए किसी व्यक्ति को पुकारते हैं तो हम ये निश्चय करते हैं कि कितनी तीव्र आवाज में पुकारा जाए। अगर कोई बच्चा क्लास में बैठा तो कितने तेज बोलना है, कोई बच्चा बाहर ग्राउंड में खेल रहा है तो उसको कितने तेज बोलना है। तो ये हम उसके और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है उसको देखकर ये जानते हैं हमें कितनी चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ कितनी इंटेंसिटी के साथ में बोली जाए। गहराई के प्रत्यक्षण में दो प्रमुख सूचना स्रोतों, जिन्हें संकेत कहा जाता है, पर निर्भर करते हैं। दो क्यूज होते हैं इसमें, एक को द्विनेत्री संकेत कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों आंखों की आवश्यकता होती है, और दूसरे को एक नेत्री संकेत कहते हैं क्योंकि इसमें गहनता प्रत्यक्षण के लिए मात्र एक आंख का उपयोग किया जाता है। ऐसे अनेक संकेतों का उपयोग 2D इमेज को 3D इमेज में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि हम कैसे डेप्थ को परसीव करते हैं। इसके लिए दो सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, एक मोनोक्यूलर क्यूज और दूसरा बाइनोक्यूलर क्यूज। जो मोनोक्यूलर क्यूज होते हैं उन्हें हम एक आई से देखते हैं, उन्हें हम पिक्टोरियल क्यूज भी कहते हैं, जबकि दूसरा जो बाइनोक्यूलर क्यूज है वो हम दोनों आंखों से परसीव करते हैं। तो आगे इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके बारे में भी देखेंगे। अब आता है हमारे पास एक नेत्रीय संकेत। ये साइकोलॉजिकल क्यूज होते हैं, यानी मोनोक्यूलर क्यूज। गहनता प्रत्यक्षण, ये एक नेत्रीय संकेत तब प्रभावी होते हैं जब वस्तुओं को केवल एक आंख से देखा जाता है। जब हम एक आंख से ही कोई चीजें मतलब परसीव कर रहे हैं तब उस ये मोनोक्यूलर क्यूज होता है। ऐसे संकेतों का उपयोग कलाकार अपनी 2D पेंटिंग में गहराई प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जो अपनी पेंटिंग बना रहे हैं जिनमें स्पेशल एबिलिटी अच्छी होती है, तो वो अपनी 2D जो पेंटिंग होती है उसमें गहराई बताने के लिए करते हैं, डेप्थ के बारे में।
इसलिए इन्हें पिक्टोरियल क्यूज भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एक नेत्रीय संकेत जो 2D जो सतह में गहराई और दूरी का निर्णय करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब आता है कि सापेक्ष आकार। सापेक्ष आकार मतलब रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का मतलब है समान वस्तुओं के साथ वर्तमान और भूतकाल के अनुभव के आधार पर दूरी के निर्णय में रेटिनल इमेज का आकार सहायता करता है। जैसे ही वस्तु दूर जाती है वैसे ही रेटिनल इमेज छोटी से छोटी होती जाती है। जब कोई वस्तु छोटी दिखती है तो हम उसे दूर में स्थित तथा बड़ी दिखने पर निकट में स्थित के रूप में उसका परसेप्शन करते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। जैसे ये जो पेड़ है ये हमें ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको परसीव करेंगे कि ये पेड़ जो बड़ा दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है। ये पीछे वाले पेड़ जो हमें इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, हम इसको परसीव करेंगे कि ये पेड़ जो छोटे दिखाई दे रहे हैं ये हमसे दूर है। तो ये हो गया रिलेटिव साइज। साइज के आधार पर हम इनको परसीव करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास आच्छादन या अतिव्याप्ति यानी कि ओवरलैपिंग करने या इंटरपोजिशन। ये संकेत तब प्रयुक्त होते हैं जब एक वस्तु के कुछ भाग किसी दूसरी वस्तु से आच्छादित हो जाते हैं। जो वस्तु वस्तु आच्छादित होती है वह दूर तथा जो वस्तु आच्छादन करती है वह निकट दिखाई देती है। जैसे कि मान लो एक ये डायग्राम बना हुआ, ये डायग्राम है और इसके ऊपर हमने ये डायग्राम, तो अब हमें ये जो चीज है उभरी हुई दिखाई दे रही है, आगे दिखाई दे रही है जो सर्किल है, ये जो पीछे वाला हमारा जो स्क्वायर है उसको ओवरलैप कर रही है। तो हम ये मानेंगे कि जो वस्तु आच्छादित होती है वह दूर है और जो वस्तु आच्छादन करती है वो निकट है, यानी कि जो सर्किल है वो हमारे पास है और जो स्क्वायर है वो हमसे दूर है। अब आता है हमारे पास रेखीय परिप्रेक्ष्य मतलब कि लीनियर पर्सपेक्टिव। इससे इस गोचर का पता चलता है कि जो वस्तुएं दूर होती हैं वे निकट की वस्तुओं की तुलना में एक दूसरे से निकट दिखती हैं। यानी कि जो वस्तुएं दूर होती हैं वे निकट की वस्तु की तुलना में एक दूसरे के निकट दिखती है। उदाहरण के लिए पैरेलल लाइन जैसे रेल की पटरियां दूरी बढ़ने पर एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई पड़ती है और लगता है कि वे क्षैतिज पर समाप्त हो गई है। रेखाएं जितनी एक दूसरे में मिलती हैं उतनी ही दूर दिखती हैं। जैसे कि हम ये इस वाले से समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर ये रेल की पटरी मान के चलते हैं हम इधर, तो हमें ये लगता है कि जैसे आगे जाके ये चीजें मिल रही है। इस हम रोड को भी देख सकते हैं, हमें लगता है ये रोड यहाँ जाके मिल रहा है, जबकि पता है कि ये मिल नहीं रहा, इनकी सेम डिस्टेंस है। तो ये जो हमारे यहाँ से जब दूरी ज्यादा दिखाई दे रही है तो हम ये मानते हैं कि यह चीजें हमारे पास में है और जहाँ पे आगे जाके वो बिल्कुल मिलती हुई दिखाई दे रही है वो हमसे दूर है। ये क्षैतिज पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है पर ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा लगता है दूसरे काफी निकट है पर नहीं, है इतनी ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास आकाशीय परिप्रेक्ष्य एरियल पर्सपेक्टिव। हवा में धूल और आर्द्रता के सूक्ष्म कण होते हैं, यानी कि जो एयर में कुछ जो डस्ट है या ह्यूमिडिटी है उसके कुछ मतलब माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे दूर की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती है और इस प्रभाव को एरियल पर्सपेक्टिव कहते हैं। जो चीज दूर है मतलब वो डस्ट की वजह से, या हम ये मान सकते हैं सर्दियों में जो हमें दिखाई जब धुंध पड़ती है तो कुछ चीज जो धुंधली दिखाई पड़ रही है, जो दूर है वो धुंधली दिखाई पड़ती है तो हम उसको ये परसीव करते हैं चीज ज्यादा दूर है हमसे, जो पास की चीजें हैं वो हमें क्लियर विजिबिलिटी होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो दूर के पहाड़ वातावरण के नीले प्रकाश के कारण नीले दिखाई पड़ते हैं, जबकि यही पहाड़ निकट दिखाई देते हैं तो वातावरण साफ होता है। फिर आता है प्रकाश और छाया यानी कि लाइट और शेड। प्रकाश में वस्तु के कुछ भाग अधिक प्रकाशित होते हैं जबकि कुछ भाग अंधकार में पड़ जाते हैं। वस्तु की दूरी के संबंध में प्रकाशित भाग और छाया हमें सूचनाएं प्रदान करते हैं। मतलब कि जो चीजें जैसे कोई भी प्रकाश में हमने कोई वस्तु देखी है, लाइट में हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसमें जो अच्छे से ब्राइट होती है
वो हमें लगता है कि हमारे पास में है। और जो छाया है, मतलब जैसे कोई चीज़ उसको ढक रही है या उसका जो बैकग्राउंड है, मतलब जैसे कोई चीज़ रखी हुई है रूम में और उसके ऊपर जहाँ लाइट पड़ रही है तो सामने जो चीज़ें हैं वो लाइट से दिखाई दे रही है, उसकी जिसके ऊपर छाया पड़ रही है वो हमें मतलब छाया पड़ी हुई दिखेगी, उसके बैक में दिखाई देगी। फिर आता है सापेक्ष ऊंचाई। सापेक्ष ऊंचाई मतलब रिलेटिव हाइट। लंबी वस्तुएं परसेप्शन करने पर प्रेक्षक के निकट दिखती हैं। कोई चीज लंबी है और जब ऑब्जर्वर उसको देखता है तो उसे पास दिखाई पड़ती है, छोटी वस्तु बहुत दूर दिखाई पड़ती है। जैसे कि अगर हम किसी टावर के पास में खड़े हैं तो टावर हमारी हाइट की अपेक्षा काफी बड़ा होता है, तो हम उसको देखते हुए हमें बहुत लंबा दिखता है। उतनी ही हाइट का टावर अगर हमसे 50 फीट की दूरी पर है तो वो हमें छोटा दिखाई देता है। हालांकि टावर की लंबाई सेम है, पर हम से कितनी दूरी पर है उस पर डिपेंड करता है। तो जब हम दो वस्तुओं को एक समान आकार की होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो समान नहीं होती तो उसमें जो बड़ी होती है वह निकट की और जो छोटी होती है वह दूर की दिखाई देती है। ये हो गया रिलेटिव हाइट। फिर आता है रचना गुण प्रवणता यानी कि टेक्सचर ग्रेडियंट। यह एक ऐसा गोचर होता है जिसके द्वारा हमारे चाक्षुष क्षेत्र, जिसमें तत्वों की सघनता अधिक होती है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनकी डेंसिटी अधिक होती है, दूर दिखाई देते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया है, जैसे जैसे हम दूर देखते जाते हैं तो पत्थरों की डेंसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पे हमें चीजें मतलब ऐसे क्लियर दिख रही है, आगे आगे बढ़ती हुई हमें बहुत कम दिखाई देने लग जाती है। फिर आता है गति दिगंतराभास, मतलब कि मोशन पैरालैक्स। यह एक गतिक एक नेत्रिक संकेत होता है, मतलब कि ये जो है ये मोशन काइनेटिक में फॉर्म में है, यानी कि इस मूव करता है ये, इसलिए इसे चित्रीय संकेत नहीं समझ सकते, मतलब इसे पिक्टोरियल क्यूज नहीं मानते। यह तब घटित होता है जब विभिन्न दूरी की वस्तुएं एक भिन्न सापेक्ष गति की गतिमान होती हैं। जो मतलब जिनकी जो एक दूसरे से अलग अलग डिस्टेंस है उसके बाद भी डिफरेंट रिलेटिव गति से गतिमान होती हैं। निकट की वस्तु की तुलना में दूरस्थ वस्तुएं धीरे धीरे गति करती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब कि जैसे वो ट्रेन वाला एग्जांपल लेते हैं हम, तो अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे जो पास की वस्तुएं हैं वो हमें जल्दी जल्दी अपोजिट साइड में मूव करती दिखाई देंगी, जबकि जो दूर कोई चीज़ है वो हमें धीरे धीरे हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बाइनोकुलर क्यूज, शारीरिक संकेत। 3D इनमें जो है स्थान में गहनता प्रत्यक्षण के कुछ महत्वपूर्ण संकेत दोनों आंखों से प्राप्त होते हैं। इनमें से तीन विशेष रूप से रोचक हैं। दृष्टि पटलीय या फिर द्विनेत्री अक्षमता, यानी कि इसे हम रेटिनल या फिर बाइनोकुलर डिस्पैरिटी बोल सकते हैं। जैसे कि दोनों आंखों की स्थिति हमारे सिर में भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमारे हेड में हमारी जो आईज होती हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, मतलब इसमें कुछ दोनों में अंतर होता है। इनके बीच में दो डिस्टेंस होते हैं, दो डिस्टेंस कितनी होती है, 6.5 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो उसी तरीके से उसकी जो इमेज बनती है वो भी अलग अलग जगह पे बनती है। तो इस दूरी के कारण ही एक वस्तु की प्रत्येक आंख के को जो मतलब जो भी इस दूरी के कारण एक ही वस्तु की प्रत्येक आंख की रेटिना पर जो प्रक्षेपित प्रतिमा कुछ डिफरेंट होती है और दोनों इमेज के मध्य में एक विभेद को रेटिनल डिस्पैरिटी कहा जाता है। ब्रेन अधिक रेटिनल डिस्पैरिटी की व्याख्या एक निकट की वस्तु के रूप में तथा कम रेटिनल डिस्पैरिटी की व्याख्या एक दूर की वस्तु के रूप में करता है, क्योंकि दूर की वस्तु की अक्षमता कम और निकट की वस्तु की अक्षमता कम अधिक होती है। मतलब कि इसमें ये बताया गया है जब हमारे सामने मतलब बिल्कुल पास में कोई चीज होती है तो उसमें रेटिनल डिस्पैरिटी ज्यादा होती है, बजाय इसके कि कोई वस्तु हमसे ज्यादा दूरी पर है।
जब वो चीज़ें ज़्यादा दूरी पर है तो उसमें रेटिनल डिस्पैरिटी कम होगी, क्योंकि हमारी दोनों आइज़ में 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बताया गया है। तो पास की चीज़ें हम बिल्कुल पास देखेंगे तो उनकी रेटिनल इमेज भी उतनी दूरी पे बनेगी। अब आता है अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस जो होता है ये डेप्थ के बारे में बताता है। जब हम आस-पास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आँखें अंदर की ओर अभिसरित होती हैं। जैसे मैं इस पेंसिल को देखूँ तो अभी पास की चीज़ें हैं तो इसको देखने में हमारी आँखें अंदर की ओर कन्वर्ज होती हैं, जिससे कि इमेज प्रत्येक आँख की कर्तिका पर आ सके। मांसपेशियों का एक समूह आँखें जिस सीमा तक अंदर की ओर परिवर्तित होती है के संबंध में संदेश ब्रेन को भेजता है और इन संदेशों की व्याख्या गहनता प्रत्यक्ष के संकेतों के रूप में की जाती है। जैसे जैसे वस्तु ऑब्जर्वर से दूर होती जाती है वैसे वैसे कन्वर्जेंस की मात्रा घटती जाती है। कन्वर्जेंस का अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। एक उंगली को अपने नाक के सामने रखिए और उसे धीरे धीरे निकट लाइए। जैसे जैसे आपकी आंखें अंदर की ओर परिवर्तित होगी अथवा अभिसरित होगी वैसे वैसे वस्तु निकट दिखाई देगी। तो अगर कोई चीज़ हम पास में रखते हैं तो हम उसकी तरफ ज़्यादा कन्वर्जेंस होती है। फिर आता है हमारे पास समंजन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम इमेज को रेटिना पर फोकस करते हैं। तो ये जो मसल्स होती है आँख के लेंस की सघनता को परिवर्तित कर देती है। यदि वस्तु दूर चली जाती है या 2 मीटर से दूर, तब जो मसल्स हैं वो स्थिर हो जाती हैं। जैसे ही वस्तु निकट आती है तो मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया होने लगती है तथा लेंस की सघनता बढ़ जाती है। मांसपेशियों के संकुचन की मात्रा का संकेत मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, जो दूरी के लिए संकेत प्रदान करता है। अकोमोडेशन होता है ये डिस्टेंस के लिए होता है। तो इसमें ये सीलियरी मसल्स की हेल्प से होता है। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसेस मतलब पारतक्षिक सैत्रिय सैत्रिय मतलब कि कैसे हम जो चीज़ परसीव कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहती है। जब हम हमारे एनवायरनमेंट से कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। जैसे जैसे मूव करती रहती है। जैसे अगर हम ये मान के चले एक एग्जांपल लें कि हमारा कोई फ्रेंड है, हमें वो काफ़ी दूरी से दिखाई दे रहा है, तो वो हमें उसका जो साइज़ है, हमारी रेटिना पे जो उसकी इमेज बन रही है वो काफ़ी छोटी होती है और जब वो हमारे धीरे-धीरे पास आता है तो उसका जो साइज़ है वो रेटिनल इमेज पे बढ़ता जाता है। परंतु हमें ये पता रहता है कि उसकी हाइट कितनी है, हम उस चीज़ को उतना ही परसीव करते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब बात करते हैं कि जब हम गतिशील होते हैं तो पर्यावरण से प्राप्त संवेदी सूचना यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो लगातार चेंज होती रहती है। इसके बाद भी हम वस्तु के एक स्थिर प्रत्यक्षण की रचना करते हैं यानी कि कांस्टेंट परसेप्शन का रचना करते हैं, चाहे उन वस्तुओं को हम किसी भी दिशा से या प्रकाश की किसी भी तीव्रता स्तर से देखें, तो किसी भी डायरेक्शन से या फिर जो लाइट है उसकी जो ब्राइटनेस है कितनी भी तीव्रता से हो। संवेदी ग्राहियों के उद्दीपन में परिवर्तन के बाद भी वस्तुओं का सापेक्षिक स्थिर प्रत्यक्षण ही परसेप्चुअल कांस्टेंसी कहलाता है। यहाँ हम 3 प्रकार के परसेप्चुअल कांस्टेंसी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम अपने आई के थ्रू रिसीव करते हैं या उनका एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आकार सैत्रिय मतलब कि साइज कांस्टेंसी। आँख से वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ हमारे रेटिना पर इमेज के आकार में चेंज होता है। जितने हमारी आँखों से कोई वस्तु दूर होती है तो उसकी जो डिस्टेंस में चेंज होता है तो उसपे जो रेटिनल इमेज बनती है वो भी हमारी चेंज होती है। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती है इमेज छोटी होती जाती है। दूसरी तरफ हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि एक सीमा तक वस्तु एक ही आकार की लगती है और उस पर दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जब आप दूर से अपने मित्र के पास पहुंचते हैं
तो आपके मित्र के आकार का परसेप्शन बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होता, भले ही वो हमारी रेटिनल इमेज पर उसकी प्रतिमा बड़ी बन रही हो। ऑब्जर्वर और रेटिनल इमेज के आकार से उनकी दूरी में होने वाले चेंज के साथ वस्तुओं में प्रत्याशित आकार के सापेक्षिक स्थिर रहने की यह प्रवृत्ति ही साइज कॉन्स्टेंसी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आकृति, मतलब कि शेप कॉन्स्टेंसी। अपनी उन्मुख यानी कि जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन में चेंज के परिणाम स्वरूप रेटिनल इमेज के रूप में चेंज आने के बाद भी हमारा परसेप्शन में परिचित वस्तु की आकृति यानी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि रात्रि भोजन के प्लेट का रूप वही रहता है, चाहे उसकी रेटिनल इमेज एक वृत्त हो या दीर्घवृत्त हो या छोटी सी रेखा हो। मतलब इस वो जो हम बात कर रहे हैं कि हम प्लेट की, तो उस प्लेट को हम किसी भी तरफ से देखेंगे, मतलब ऊपर से देख रहे हैं या साइड से देख रहे हैं, तो हम उसको प्लेट ही परसीव करते हैं। फिर आता है कि ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। चाक्षुष वस्तुओं में केवल आकृति और आकार का ही कॉन्स्टेंसी नहीं होती, मतलब कि केवल साइज और शेप की कॉन्स्टेंसी नहीं होती, बल्कि उनके सफेद, भूरा अथवा काला होने की मात्रा में भी कॉन्स्टेंसी होती है। मतलब कि जो चीज है, कोई भी हम स्टिमुलस है उसको परसीव कर रहे हैं, वो केवल उसके साइज और शेप से ही नहीं बल्कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है, व्हाइट है, ब्लैक है, कैसा उसका कलर है, उसमें भी कॉन्स्टेंसी देखी जाती है। भले ही उनसे परावर्तित भौतिक ऊर्जा की मात्रा में पर्याप्त परिवर्तन हो। दूसरे शब्दों में हमारी आंखों में पहुंचने वाले परावर्तित प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन होने के बाद भी ब्राइटनेस के विषय में हमारा अनुभव परिवर्तित नहीं होता है। ब्राइटनेस की भिन्न भिन्न मात्रा में भी ब्राइटनेस को स्थिर बनाए रखने की प्रवृत्ति को आभासी द्युति यानी कि जो क्या होता है कि मतलब जो वो ब्राइटनेस होती है वो रियल ब्राइटनेस नहीं होती, तो ये मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो कॉन्स्टेंसी को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए किसी कागज की सतह पर प्रत्यक्षण यदि सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का होता है तो वह कमरे के प्रकाश में भी सफेद रंग का ही होगा। मतलब कोई चीज अगर सफेद है तो अगर हम उसे मतलब तेज धूप में भी लेके जाएंगे तब भी वो हम उसको सफेद ही परसीव करते हैं, और जब उसे एक रूम के अंदर ले जाके जहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होती, बिल्कुल डिम लाइट में देखते हैं तो वहां भी वो सफेद ही परसीव करते हैं। इसी प्रकार कोयला जो कि सूर्य के प्रकाश में काला दिखाई देता है, कमरे के प्रकाश में भी काला ही दिखता है। तो ये हमने जाना कॉन्स्टेंसी का, मतलब कि जैसे हमारा क्या है कि कोई जो स्टिमुलस है उसका साइज, शेप या ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, उसके बाद भी हमारा परसेप्शन चेंज नहीं होता। यही होता है कॉन्स्टेंसी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट भ्रम, मतलब कि इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन जो है वो एक मिसपरसेप्शन है, मतलब किसी चीज को, जो चीज वो दिखाई दे रही है हम उसको वैसा ही परसीव न करके कुछ अलग से या कुछ गलत सा परसीव कर लेते हैं, वो होता है मिसपरसेप्शन। हमारे प्रत्यक्षण सर्वदा तथ्यानुकूल नहीं होते हैं, मतलब जैसा हम हमेशा सोचते हैं वैसा ही परसीव नहीं करते। कभी कभी हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इसके परिणाम स्वरूप जो फिजिकल स्टिमुलस और उसके परसेप्शन में से सुमेल नहीं हो पाता। जो स्टिमुलस जैसा होता है हम उसको वैसे ही परसीव नहीं कर पाते। हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त इंफॉर्मेशन की गलत इंटरप्रिटेशन करना से उत्पन्न गलत परसेप्शन को सामान्यतः भ्रम कहते हैं। कि जैसे गलत, जो अगर हम उसके मिसपरसेप्शन कर लेते हैं तो वो मतलब जैसे पहले उसकी जो गलत है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उससे में मिसपरसेप्शन हो जाता है। ये बाह्य उद्दीपन की स्थिति में उत्पन्न होते हैं और समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसका एक्सपीरियंस करता है। यद्यपि भ्रम को आदिम संगठन भी कहा जाता है। यद्यपि भ्रम का अनुभव हमारे किसी भी ज्ञानेंद्रिय के उद्दीपन से हो सकता है, तथापि मनोवैज्ञानिकों ने अन्य संवेदी प्रकार्यताओं की तुलना में चाक्षुष भ्रम का अधिक अध्ययन किया है। मतलब कि जो इल्यूजन है वो कैसे भी हो सकता है, पर
ज्यादा स्टडी जो हम चीजें देखते हैं, इन आई से जो हमें इल्यूजन होता है उसके बारे में स्टडी की गई है। कुछ पारतैक्षिक भ्रम, ये कुछ परसेप्चुअल इल्यूजन यूनिवर्सल होते हैं और सभी लोगों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं, रेल की पटरियां आपस में मिलती हुई सभी को दिखाई देती हैं। ये हमने जब परसेप्शन पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि कौन कौन से परसेप्शन के मतलब टाइप्स होते हैं। मतलब मोनोक्यूलर जो क्यूज देखे थे हमने उसमें कि कैसे लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें आगे जाके हमें ये लगता है कि ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है पर वो लाइनें मिलती नहीं है। ऐसे जो इल्यूजन है उनको यूनिवर्सल या फिर मतलब परमानेंट इल्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किसी प्रैक्टिस से नहीं होता, मतलब प्रैक्टिस से चेंज नहीं होती। ये हमेशा लगता है। ये कुछ अन्य भ्रम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चेंज होते रहते हैं, इन्हें इंडिविजुअल इल्यूजन कहते हैं। तो ऐसे कुछ इल्यूजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि जियोमेट्रिकल इल्यूजन। तो ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें मुलर लायर इल्यूजन के बारे में बताया गया है। हम ये दो जो लाइन है ये देखेंगे, तो ये जो है ए लाइन हमें बी लाइन के कंपैरिजन में छोटी दिखाई देती है। हालांकि ये दोनों लाइन इक्वल है, फिर भी ए लाइन छोटी दिखाई दे रही है और बी लाइन बड़ी दिखाई दे रही है। तो यह भ्रम बच्चों द्वारा भी एक्सपीरियंस किया जाता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि पशु भी कुछ कम या अधिक हम लोगों की तरह ही इल्यूजन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें ये क्यों लगता है, क्योंकि हमें जो ये मतलब जो एरो लगे हुए हैं इनकी वजह से लगता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास कि ये जो डायग्राम है, एक ही लाइन वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें हम ये वर्टिकल लाइन है ये ज्यादा बड़ी दिखाई देती है बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन के, हालांकि दोनों लाइनें बराबर होती हैं। फिर आता है आभासी गतिभ्रम यानी एपरेंट इल्यूजन। एपरेंट इल्यूजन क्या होता है, जब कुछ गतिहीन चित्रों को एक के बाद दूसरा करके एक उपयुक्त दर से प्रक्षेपित किया जाता है तो हमें इल्यूजन का एक्सपीरियंस होता है, जिनमें कोई मोशन नहीं होता। ऐसे कोई पिक्चर्स होती हैं उन्हें एक के बाद एक करके दिखाया जाता है, तो ऐसे में हमें लगता है कि ये चीजें चल रही हैं। जैसे कि ये एक फाइव फिनोमिना होता है, जैसे कि ये जो दिवाली पे हम जो लाइट जलाते हैं तो वो जो एक के बाद एक चलती है कि मतलब उसमें कुछ मिली सेकंड का टाइम सेट होता है कि इतने देर के बाद दूसरी लाइट ऑन होती है, लेकिन हमें लगता है कि लाइट एक लाइट से जब होके दूसरी लाइट में जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कोई गति नहीं करती। ये हो गया फाइव फिनोमिना जिसे परदाइमर ने बताया था। जब हम गतिशील चित्रों को सिनेमा में देखते हैं तो हम इस प्रकार के भ्रम से प्रभावित होते हैं। जलते बुझते बिजली की रोशनी के अनुक्रमण से भी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक अनुक्रम में दो या दो से अधिक बत्तियों को एक यंत्र की सहायता से प्रस्तुत करके प्रायोगिक रूप से इस घटना स्टडी की जा सकती है। वर्दाइमर ने जो ब्राइटनेस है, साइज है या फिर जो उसकी डिस्टेंस है, उसके इंटरवल है या स्पेस का जो इंटरवल है और जो विभिन्न प्रकार की बत्तियों की जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी होती है उनको मतलब कि उसमें कितने देर का अंतराल रखना है इस चीज के बारे में बताया है। इनकी अनुपस्थिति में प्रकाश बिंदु गतिशील नहीं दिखाई देते हैं। अगर ये जो टाइम है इसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है तो ये नहीं परसीव कर पाते हैं। ये एक बिंदु अथवा एक के बाद दूसरा प्रकट होने वाले विभिन्न बिंदु के रूप में दिखाई देंगे, परंतु इनसे गति का अनुभव नहीं होगा। इल्यूजन के एक्सपीरियंस से ज्ञात होता है कि संसार जैसा है लोग इसे सदा उसी रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे इसके निर्माण में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी ये उद्दीपकों के लक्षणों पर आधारित होता है और कभी कभी एक विशेष पर्यावरण में उनके अनुभवों पर आधारित होता है। अब आता है कि परसेप्शन पर जो सोशियो कल्चरल प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परसेप्शन की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी की है कि वो डिफरेंट टाइप की जो सोशियो कल्चरल सिचुएशन में होता है तो कैसे कैसे हम परसेप्शन करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर वे इन स्टडी द्वारा खोजते हैं वे हैं, क्या विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को
लोगों का पारतक्षिक संगठन एक समान होता है, मतलब उनका जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या सभी का समान होता है, क्या परसेप्चुअल जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल होते हैं, या फिर जो डिफरेंट कल्चर है सिचुएशन में चेंज होते रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनमें। इसलिए अनेक साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि संसार को देखने का उनका तरीका कुछ एस्पेक्ट में डिफरेंट होना चाहिए। जैसे हमने पीछे ये डायग्राम्स देखे हैं, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, पोलर लायर का जो है, और जो एरो हेडेड लाइन है और फिदर हेडेड लाइन है उनके बारे में। तो आप मोलर लायर और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इल्यूजन है उनके बारे में हम देख चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे जो इल्यूजन है इनके बारे में यूरोप, अफ्रीका और अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के अनेक समूहों के साथ किया है। सीगल, कैंपबेल और हर्स्कोविट्ज ने इल्यूजन संवेदिता के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के दूरवर्ती गांवों और जो पश्चिमी देश के शहरी क्षेत्रों से सैंपल लिए, और यह पाया कि अफ्रीका वाले जो भी सब्जेक्ट हैं वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इल्यूजन की अधिक संवेदिता मिली है, जबकि पश्चिमी देश के प्रयोजों में मुरर लायर रंग की अधिक संवेदिता मिली है। अन्य जो स्टडी की उसमें भी इसी तरह के परिणाम प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सघन वनों में रहने वाले जो अफ्रीकी सब्जेक्ट हैं उन्होंने जो वर्टिकल लाइन होती है उनको डेली रूटीन में फील किया है, उनका एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उन्होंने ऐसा हमेशा मतलब चीजें देखी हैं, तो ऐसा वो परसीव कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी टेंडेंसी हो गई कि जो चीजें लंबी हैं, मतलब जो वर्टिकल लाइन है वो ज्यादा लंबी है, और उचित कोणों से अभिलक्षित पर्यावरण में रह रहे थे। वे प्रवृत्ति विकसित करते हुए कि रेखाओं की लंबाई जो दोनों तरफ से बनती जैसे वाणाग्र का कम अनुमान करने लगी। इस निष्कर्ष की पुष्टि से अन्य अध्ययनों में हुई। इनसे पता चलता है कि परसेप्शन की आदतें विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में अलग अलग तरीके से सीखी जाती हैं। ऐसे ही हडसन ने अफ्रीका के जो मिक्स स्टडी की थी, फिर सिन्हा और मिश्रा ने पिक्टोरियल परसेप्शन में कई स्टडी की। इन्होंने विविध सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोग, जैसे कि वन में रहने वाले शिकारी और जनसमूह, गांव में रहने वाले किसान और शहरों में नौकरी करने वाले और रहने वालों को विविध प्रकार के चित्र देकर उनकी चित्रीय प्रत्यक्षण का अध्ययन किया। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि चित्रों की व्याख्या लोगों के कल्चरल एक्सपीरियंस से गहन रूप से रिलेटेड होती है। जहाँ सामान्यतः लोग चित्रों में परिचित वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान रिकॉग्निशन कर लेते हैं, वहीं जो लोग चित्रों से अधिक परिचित नहीं होते उन्हें चित्रों में दिखाई गई क्रियाओं या घटनाओं की व्याख्या में कठिनाई होती है। मतलब जो इससे इल्यूजन में बताया कि मिसपरसेप्शन होता है, फिर ये इसमें जियोमेट्रिकल इल्यूजन होता है जिसमें मुलर लायर इल्यूजन आता है, एपरेंट इल्यूजन होता है जिसमें कि फाइव फिनोमिना होता है। फिर सिगल, कैम्पबेल और जो हर्स्कोविट्ज ने बताया कि इल्यूजन से की जो ससेप्टेबिलिटी होती है, से दो तरीके के उन्होंने मतलब सैंपल लिए, एक अफ्रीकन विलेज के लिए और एक वेस्टर्न अर्बन के मतलब लिए। तो उन्होंने ये बताया कि जो अफ्रीकन वाले हैं उनका ज्यादा जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन की तरफ होती है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। जबकि जो वेस्टर्न अर्बन वाले हैं उनके अंदर मुलर लायर इल्यूजन ज्यादा पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे जो परसेप्चुअल प्रोसेस होते हैं उनमें कैसे इल्यूजन होती हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको कंप्लीट समझ आया होगा। थैंक यू।